हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। इसके बारे में आपने पहले भी जानकारी ली होगी, क्लास 11th और क्लास 12th में भी हम जो है वो इन फाइलम्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जो संघ है प्रोटोजोआ, ये इनवर्टिब्रेट का एक सबसे फर्स्ट या सबसे प्रिमिटिव संघ है, जिसके बारे में हमको आज इसकी डिटेल पढ़नी है। इसके जंतु जो हैं वो किस प्रकार से आवास इनका होता है, कहाँ पर इनका वितरण होता है, उसके बाद में ये जो जंतु हैं वो किस प्रकार से अपनी जीवन जो है वो यापन करते हैं। तो प्रोटोजोआ जो है वो सबसे प्रथम संघ है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स में, लेकिन ये जो फाइलम है ये आता है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। इनवर्टिब्रेट्स प्रोटोजोआ जो है वो इनवर्टिब्रेट्स का सबसे प्रथम संघ है। प्रोटोजोआ का अर्थ है, सबसे पहले जो प्रोटो वर्ड है उसका अर्थ है फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम, और जोवा जो वर्ड लिया गया है वो लिया गया है जून से। जून का अर्थ है एनिमल या जंतु। तो इस प्रकार से ये जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ है प्रथम जंतु। पृथ्वी पर उपस्थित होने वाले या अवतरित होने वाले प्रथम जंतु जिनको हमने संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा है, जो इनवर्टिब्रेट या अकशेरुकी के अंतर्गत आता है। उसके बाद में इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो उन मुख्य बिंदुओं के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका कि ये जो वर्ड है प्रोटोजोआ, ये किसके द्वारा दिया गया। वर्ड प्रोटोजोआ गिवन बाय गोल्डफस। गोल्डफस नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रोटोजोआ शब्द जो है वो दिया था, और 1822 से 1888 जो है इनका सन है, जो आपको याद रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, गोल्डफस द्वारा प्रोटोजोआ शब्द जो है वो दिया गया था। दूसरी बात करते हैं, प्रोटोजोआ एक यूकैरियोटिक जंतु है। उद विकास के दौरान क्या हुआ, सबसे सर्वप्रथम जब धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई तो उद विकास के दौरान प्रोटोजोआ से पहले जो जंतु थे वो सब प्रोकैरियोट के अंतर्गत आते थे। मतलब कि प्राक केंद्र की कोशिकाएं थी जिसके अंतर्गत जीवाणु आते हैं, और उसके भी पहले वायरस की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे उद विकास जैसे जैसे होता गया तो प्रोटोजोआ जो है उन जंतुओं का निर्माण हुआ। इसका मतलब प्राक केंद्र की कोशिकाओं से अधिकेंद्र की कोशिकाओं का निर्माण हुआ, और अधिकेंद्र की कोशिकाओं में सर्वप्रथम धरती पर उत्पन्न होने वाले जो जंतु थे वो थे प्रोटोजोवंस। तो ये जो हैं ऑल प्रोटोजोवंस आर यूकैरियोट्स। जितने भी प्रोटोजोआ के जंतु होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। मतलब कि ये एक मॉडिफाइड सेल है, यूकैरियोटिक सेल, जिसके बारे में आपने कोशिका विज्ञान में पढ़ा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सबसे प्रिमिटिव जंतु हैं। तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर अवतरित होने वाले सबसे प्राचीन या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, इसको हम कह सकते हैं प्रोटोजोआ को। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, जो मुख्य बिंदु है जो आपको ध्यान में रखना है, कि ये यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है हिंदी में एक कोशिकीय। या तो ये यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं और एसेल्यूलर। एसेल्यूलर का मतलब है अकोशिक। अकोशिक के बारे में आपको समझना होगा कि यूनिसेल्यूलर और एसेल्यूलर में क्या डिफरेंस है। तो आपने सेल थ्योरी पढ़ी होगी, कोशिका सिद्धांत के बारे में आपने पढ़ा होगा कोशिका विज्ञान में। तो यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है एक कोशिकीय जंतु जो एक ही कोशिका द्वारा अपना पूरा जीवन यापन करते हैं, और समस्त क्रियाएं जो होती हैं उनकी संपूर्ण होती हैं एक ही कोशिका द्वारा। लेकिन अकोशिक का मतलब है कि कोशिकीय संगठन जो है इनका, या जो जीव द्रव्य संगठन है वो इनका पूर्ण नहीं होता है। तो कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, श्लीडन और स्वान द्वारा। उसके जितने भी बिंदु थे, अगर ये कोशिका उनके अनुसार कार्य करती है तो वो प्रोटोजोआ जो होगा वो कैसा होगा, यूनिसेल्यूलर के अंतर्गत आएगा।
और अगर स्लीडन और स्वान के जो समर्थक नहीं थे, जिन्होंने उनका समर्थन नहीं किया, वो प्रोटोजोआ को एसेल्युलर या अकोशिक के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर ये एक कोशिकीय जंतु है प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ जो है वो नग्न आंखों से या नेक्ड आई से हमको नहीं दिख सकते। इसका मतलब इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल प्रोटोजोवंस आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब सभी प्रोटोजोआ के जो जंतु हैं वो कैसे होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे। इसका मतलब सूक्ष्मदर्शी जंतु हैं जिनको सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मुख्य पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद में और कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इनको आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट हम पॉइंट्स की बात करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो प्रोटोजोआ की अभी तक जो हमने बात की इंट्रोडक्शन के अंदर, जो इसका परिचय था प्रोटोजोआ का, उसमें हमने कुछ मुख्य बिंदुओं की बात की। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोटोजोआ अगर संघ है तो उसको विभिन्न प्रकार के वर्गों में विभाजित किया है, और विभाजित करने का एक एम होता है कि विभाजित इसलिए किया जाता है ताकि हम जंतुओं को आसानी से उनके कैरेक्टर्स को पहचान सकें। तो प्रोटोजोआ के मुख्य कैरेक्टर अभी मैंने आपको बताया, इनका वितरण। ठीक है, ये जो हो सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं हम, या तो टेरिस्ट्रियल हो सकते हैं, इसका मतलब स्थल के ऊपर रह सकते हैं, स्थलीय जंतु हो सकते हैं, और एक्वेटिक हो सकते हैं। एक्वेटिक का मतलब है जलीय भी ये जंतु हो सकते हैं, जल में भी पाए जा सकते हैं। एक्वेटिक में दो प्रकार का नेचर होता है, एक्वेटिक में भी दो प्रकार का जल जो है वो पाया जाता है। एक होता है स्वच्छ जलीय, जिनको हम फ्रेश वाटर एनिमल कहते हैं। तो एक जो होंगे वो फ्रेश वाटर में मिलने वाले जंतु भी होंगे जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आएंगे, और दूसरे मेराइन वाटर में भी पाए जा सकते हैं। तो ये दोनों तरह के जल में उपस्थित हो सकते हैं और स्थल के ऊपर भी पाए जा सकते हैं। दूसरा, जीवन की समस्त क्रियाएं जो हैं वो एक ही कोशिकाओं द्वारा पूर्ण होती है। तो इनका जो कोशिकीय संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है संगठन। तो इनका जो संगठन है वो होता है सेल्यूलर ग्रेड का, सॉरी साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का इनका कोशिकीय संगठन होता है। संगठन से मतलब है निर्माण, किन किन जो ऑर्गेनल्स हैं या किन किन मॉलिक्यूल से, कण से मिलकर के इस जंतु का निर्माण हुआ है, उसको कहते हैं हम संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे हम बात करते हैं एक मकान की या एक कमरे की, तो एक कमरा किससे मिलकर बना है, ईंटों से मिलकर बना है, तो हम कह सकते हैं कि ईंटों द्वारा ये निर्मित है। लेकिन ये जो जीव है वो केवल एक कोशिका द्वारा निर्मित है। अगर ये एक कोशिका द्वारा निर्मित है तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये जो है वो एक कोशिका द्वारा, एक कोशिकीय जीव है तो कोशिका द्वारा निर्मित है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। जैसे कि मान लीजिए एक ईंट है और ईंटों द्वारा एक कमरा बना हुआ है, तो वो जो कमरा बना हुआ है ईंट से, तो हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कमरा कमरे से बना हुआ है, या ईंट जो है वो ईंट से बनी हुई है, ईंट मिट्टी की बनी हुई है, कमरा ईंटों से बना हुआ है। उसी प्रकार से अगर बात करें प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिससे मिलकर के ये एक कोशिका का निर्माण होता है। बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसके वर्गीकरण की बात करेंगे जो इसका मुख्य बिंदु है, और आज हम प्रोटोजोआ का वर्गीकरण भी साथ साथ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो प्रोटोजोआ का वर्गीकरण जो है वो गमनांगों पर आधारित है। गमनांगों का मतलब है इसके चलन अंगों पर आधारित है, जिसको हम बोलते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन लोकोमोटरी ऑर्गन्स। लोकोमोटरी ऑर्गन्स मतलब चलन अंगों पर, जैसे कि सीलियां हैं, फ्लेजेला हैं, कूटपाद हैं, उनके ऊपर जो है इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण को आधारित किया गया है। क्लासिफिकेशन
ये जो पॉइंट्स है मुख्य हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया और क्लासिफिकेशन को किस तरीके से कितनी क्लासों के अंदर डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए वर्गीकरण आधारित है इसके चलन अंगों पर, ठीक है। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण। ये जो वर्गीकरण है ये LH हाइमन नाम के साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण LH हाइमन नाम के वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था 1940 में, 1940 में यह वर्गीकरण दिया गया है। और ये जो क्लासिफिकेशन आधारित है वो है गमनांगों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। प्रोटोजोआ में कुछ मुख्य प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम कह सकते हैं स्यूडो लोकोमोटरी ऑर्गन्स, जैसे कि अमीबा के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी बात करते हैं सीलिया की, जिनको हम पक्षमाप कहते हैं, और फ्लैजेला। इस प्रकार के कुछ गमनांग इसके अंदर उपस्थित होते हैं। सीलिया जो है वो पैरामीशियम में उपस्थित होगा, जो एक सीलिएटा के अंदर आता है। फ्लैजेला की बात करें तो वो होगा ट्रिपेनोसोमा में। ट्रिपेनोसोमा नाम का एक प्रोटोजोवन है जिसके अंतर्गत जो है वो फ्लैजेला, उसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और आगे बात करें स्यूडो लोकोमोटरी ऑर्गन्स, तो ये जो है वो अमीबा नाम का एक जीव होता है जिसमें इस प्रकार के ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो अलग अलग वर्गों में, दो वर्गों के अंदर मुख्यतः प्रोटोजोआ को बांटा गया है। और प्रोटोजोआ की ये जो दो मुख्य क्लासें हैं इनके अंदर विभिन्न जो है वो ऑर्डर हम पढ़ेंगे, गण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के कुछ इसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, इनके बेस पर हम आगे इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसके बाद में लाइन डायग्राम द्वारा क्लासिफिकेशन को आपको पढ़ना है और इसी तरीके से आपको इसको याद रखना है। पहली जो इसकी क्लास है या पहला वर्ग है प्रोटोजोआ का, तो फाइलम जो हो गया वो हो गया प्रोटोजोआ। तो संघ की बात करते हैं तो संघ क्या हो गया? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक संघ है और ये जो संघ है इसको दो वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है। पहला जो वर्ग है वो है प्लाज्मोड्रोमा। प्लाज्मोड्रोमा। उसके बाद में दूसरा जो वर्ग है या क्लास है उसको हम कहते हैं सीलियोफोरा। प्लाज्मोड्रोमा और सीलियोफोरा दो अलग अलग वर्गों में इस प्रोटोजोआ संघ को विभाजित किया गया है। बात करते हैं प्लाज्मोड्रोमा की, तो प्लाज्मोड्रोमा के अंतर्गत कौन कौन से उपसंघ आएंगे या सब क्लास आएंगी? प्लाज्मोड्रोमा क्या हो गई? इसकी प्रोटोजोआ की एक क्लास हो गई। तो ये जो हो गई वो हो गई क्लासेस। प्लाज्मोड्रोमा एक क्लास हो गई इसकी। ये जो सीलियोफोरा है भी इसकी एक क्लास हो गई या वर्ग कह सकते हैं इसको। इसके बाद में बात करते हैं क्लास जो है प्लाज्मोड्रोमा उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले जो प्लाज्मोड्रोमा को उप क्लास या उप वर्ग में विभाजित किया गया है, तो यहां पर हम लिख देते हैं सब क्लास। सब क्लास कौन कौन सी हो जाएंगी इसकी? तो पहली है ए, लिख देते हैं यहां पर सार्कोडीना। पहली जो क्लास है वो है उप क्लास, सॉरी जो सब क्लास है वो है सार्कोडीना। दूसरी है मेस्टिगोफोरा। सार्कोडीना, मेस्टिगोफोरा। नेक्स्ट है ओपेलिनेटा और चार सब क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। लास्ट है स्पोरोजोआ। इस प्रकार से
तो ये सब इसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेस पर डिवाइड किया है, सार्कोडीना, मेस्टिकोफोरा, ओपेलिनेटा और स्पोरोजोआ। नेक्स्ट बात करते हैं, जब सार्कोडीना सब क्लास है तो इसको फिर से दो ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया है। तो दो ऑर्डर जो हैं इसके, पहला ऑर्डर है राइजोपोडा, और दूसरा है एक्टिनोपोडा। इस तरीके से दो ऑर्डर में इसको विभाजित कर दिया गया है। फिर बात करते हैं मेस्टिकोफोरा की, तो मेस्टिकोफोरा को भी दो ऑर्डर में या दो गण में डिवाइड किया गया है। पहला है जू मेस्टिकोफोरा, और दूसरा है फाइटोमेस्टिकोफोरा। जूमेस्टिकोफोरा और फाइटोमेस्टिकोफोरा, फाइटो का मतलब है प्लांट से, इसके अंदर जो एग्जाम्पल होगा उससे आप समझ जाओगे किस प्रकार से ये जो जंतु है, जीव है, वो प्लांट की तरह बिहेव करता है। दूसरा है जूमेस्टिकोफोरा। नेक्स्ट बात करें ओपेलिनेटा, इसको किसी भी वर्ग में आगे गण में डिवाइड नहीं किया गया है। और लास्ट बात करते हैं हम स्पोरोजोआ की, तो स्पोरोजोआ को चार ऑर्डर में डिवाइड किया गया है अगेन। तो पहला जो इसका ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा टीलोस्पोरिडिया, सबसे पहला जो है वो टीलोस्पोरिडिया। नेक्स्ट है निडोस्पोराइडिया या रिडिया बोलते हैं इसको, टीलोस्पोरिडिया, निडोस्पोरिडिया। नेक्स्ट है एनिडोस्पोराइडिया, और लास्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा पायरोप्लाज्मिया, लास्ट हो जाएगा पायरोप्लाज्मिया। तो इस प्रकार से इसको नेक्स्ट जो है वो चार ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया है। अब मुख्य रूप से आपको क्या करना है, एग्जाम में ये चार्ट बनाने के बाद में इसके एग्जाम्पल्स लिखने बहुत आवश्यक है। तो प्लाज्मोड्रोमा एक क्लास है, उसके बाद में इसको नेक्स्ट सब क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, उसके बाद ऑर्डर्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो राइजोपोडा की बात अगर करते हैं हम, तो राइजोपोडा के अंदर एक एनिमल आता है जो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा। एग्जाम्पल लिखने के बाद में आपको उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करनी है एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिनोपोडा की, तो एक्टिनोपोडा का जो एग्जाम्पल है, जहाँ पर राइजोपोडा में अमीबा हो गया, एक्टिनोपोडा में एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है सन एनिमाक्यूलस, सन एनिमाक्यूलस। इसके फोटोटैक्सिस मूवमेंट होती है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, फोटोटैक्सिस मूवमेंट होगी इसलिए इसको नाम दिया गया है सन एनिमाक्यूलस। तो एक्टिनोपोडा का एग्जाम्पल हो गया सन एनिमाक्यूलस। उसके बाद में नेक्स्ट जूमेस्टिकोफोरा की बात करते हैं। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल आएगा वो एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ट्रिपेनोसोमा नाम का जो जंतु है वो जूमेस्टिकोफोरा के अंतर्गत रखा गया है। और फाइटोमेस्टिकोफोरा के अंतर्गत युग्लिना नाम का जंतु जो है वो आएगा, एग्जाम्पल है इसका। युग्लिना जो है एक योजक कड़ी है, कनेक्टिव लिंक है पादप और जंतुओं के बीच की, इसलिए इसको फाइटोमेस्टिकोफोरा के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ओपेलिनेटा की, तो ओपेलिनेटा जो है वो सब क्लास है प्लाज्मोड्रोमा की। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो एग्जाम्पल हो जाएगा ओपेलाइना। इसमें आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ओपेलिनेटा से याद रख लेना ओपेलाइना। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ये हो चुके हैं, अंडरलाइन करनी आपको बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोरोजोआ की, तो स्पोरोजोआ को चार नेक्स्ट जो है वो ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं। टीलोस्पोरिडिया जो है इसका एग्जाम्पल है, टीलोस्पोरिडिया के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नोसीमा बेम्बेसिस, ठीक है। जो नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा नोसीमा बेम्बेसिस। इसके बाद में बात करते हैं, सॉरी इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट निडोस्पोरिडिया के अंदर बात करते हैं नोसीमा बेम्बेसिस, नोसीमा बोम्बेसिस की, ठीक है। इसके बाद में एनिडोस्पोरिडिया की बात करेंगे, तो इसके अंतर्गत एक एग्जाम्पल आएगा जिसको कहते हैं सार्कोसिस्टिस। सार्कोसिस्टिस प्रोटोजोवन है जो एनिडोस्पोरिडिया के अंतर्गत आता है।
तो यहाँ पर भी अंडरलाइन करनी है आपको नोसीमा बोम्बेसिस, सार्कोसिस्टिस, और लास्ट में जो पायरोप्लाज्मिया है, पायरोप्लाज्मिया का जो एग्जाम्पल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा बबेशिया। इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हो जाएगा बबेशिया। तो बबेशिया जो है वो है प्रोटोजोआ का ही एक एग्जाम्पल। तो ये जो हो गए स्पोरोजोआ के 4 एग्जाम्पल, 4 सब क्लासेस के एग्जाम्पल हो गए, नोसीमा बेम्बेसिस, सार्कोसिस्टिस और बबेशिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीलियोफोरा की। तो सीलियोफोरा जो है क्लास है या इसको सब फाइलम कह सकते हैं हम, ये एक सब फाइलम है, सब फाइलम। सीलियोफोरा की जो एक क्लास है जिसको हमने नाम दिया है सीलिएटा। सीलिएटा जो है वो इसकी एक क्लास है, और सीलिएटा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके सभी जंतुओं पर जितने भी एग्जाम्पल होंगे उस पर सीलिया जो होंगे वो उपस्थित होंगे। तो बात करते हैं सीलिएटा की। सीलिएटा के अंतर्गत जो नेक्स्ट हम इसको डिवाइड करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इसके अंतर्गत हमने जो डिवाइड किया है सब क्लास में वो है होलोट्राइका। सबसे फर्स्ट जो सब क्लास हो जाएगी वो हो जाएगी इसकी होलोट्राइका। नेक्स्ट है पेरिट्राइका, उसके बाद में स्पाइरोट्राइका, और लास्ट हो जाएगा इसके अंतर्गत सक्टोरिया। इस प्रकार से 4 सब क्लास से इसके अंतर्गत इस सीलियोफोरा इस क्लास को 4 के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। यहाँ पर जो है वो ये भी जो है वो इसका क्या है, सब फाइलम है, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा, सब फाइलम सीलियोफोरा। उसके बाद में जो है वो क्लासेस हैं, जो क्लासेस हैं सार्कोडीना, मेस्टिगोफोरा, ओपेलिनेटा और स्पोरोजोआ। और यहाँ पर जो है ये सब जो हमने नेक्स्ट डिवाइड किया है वो किया है सब क्लासेस में, सब क्लासेस के अंतर्गत हमको डिवाइड जो हमने इसको किया है। और आपके सिलेबस में भी अप टू क्लास तक ही क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, इसलिए फाइलम, सब फाइलम, क्लास और सब क्लास यहाँ तक आपको पढ़ना है। होलोट्राइका के अंतर्गत अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो होलोट्राइका का एग्जाम्पल हो जाएगा पेरामीशियम। पेरामीशियम होलोट्राइका के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में पेरिट्राइका के अंतर्गत एक एग्जाम्पल आता है जिसको बोलते हैं वर्टिसेला। वर्टिसेला नाम का एक जंतु है जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत पेरिट्राइका नाम की सब क्लास के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम ये सब बात कर रहे हैं सब क्लासेस की, ठीक है। सीलिएटा जो है वो इसकी एक क्लास है, वर्टिसेला। उसके बाद में स्पाइरोट्राइका की अगर बात करते हैं तो स्पाइरोट्राइका के अंतर्गत एक एग्जाम्पल आता है जिसको बोलते हैं निक्टोथीरस। निक्टोथीरस नाम का एक जंतु है जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आएगा। और लास्ट में जो सक्टोरिया है, सक्टोरिया के अंतर्गत एफिलेटा नाम का एक जंतु है जो हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये जो इसके 4 एग्जाम्पल हो जाएंगे, यहाँ पर सबके एग्जाम्पल आपने लिख लिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एक क्लासिफिकेशन है जो LH हाइमन द्वारा दिया गया था, और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में बनाना है। आगे इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करिए, नोट्स आपको अवेलेबल हैं जो PSP प्लस की साइट है वहाँ पर। थैंक यू।